लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स। तो यार सबसे पहले मैं फीचर्स से बात करना स्टार्ट करूंगा इंडक्शन मशीन के बारे में। इंडक्शन मशीन एक सिंगली एक्साइटेड मशीन है। सिंगली एक्साइटेड माने बेटा इसकी दोनों वाइंडिंग पे सप्लाई नहीं लगती, इसकी मात्र एक वाइंडिंग पे सप्लाई लगती है और दूसरी वाइंडिंग में वहां से पावर जाती है बाय मींस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो एक वाइंडिंग पे सप्लाई लगाओ और दूसरी वाइंडिंग तक पावर पहुंचेगी बाय मींस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन। जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ऐसे सोचो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पे सप्लाई लगाते हो लेकिन बेटा सेकेंडरी पे पावर अपने आप पहुंच जाती है प्राइमरी से बाय मींस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऐसे ही इंडक्शन मशीन में आप स्टेटर पे सप्लाई लगाते हो, वो रोटर पे अपने आप पहुंचती है बाय मींस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देन स्टेटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एसी सोर्स वेयर एज द रोटर वाइंडिंग रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम स्टेटर बाय मींस ऑफ इंडक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, थ्री फेज वाइंडिंग जो स्टेटर पे लगी है उसके अंदर थ्री फेज करंट फ्लो करते हैं। तो आप जानते हो जब एक थ्री फेज वाइंडिंग 120 डिग्री एंगल पे रखी जाए और उसमें थ्री फेज करंट एग्जिस्ट करे तो क्या बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है, बन जाती है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम क्या करते हैं, तीन वाइंडिंग ए बी और सी तीनों को 120 120 120 डिग्री पे रख के उसमें थ्री फेज करंट फ्लो कराते हैं IA IB IC, तो मिलती है हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसका मैग्नीट्यूड बता दो यार चैट के अंदर जल्दी से कि कितने मैग्नीट्यूड की बनती है। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है बट उसका एम्पलीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, कितना होता है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितना बनता है, जल्दी बताओ यार। अरे भैया बता दो, कब तक इंतजार कराओगे। बिल्कुल 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 3/2 FM, 3/2 FM, मजा आ गया भाई। अब इंडक्शन मशीन्स कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूम सकती एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एसिंक्रोनस मशीन। इंडक्शन मशीन कैन नेवर रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिंक्रोनस मशीन। ठीक है, चमका भाई यहां तक ये पॉइंट्स क्लियर हुए, चमके के नहीं चमके जल्दी बता दो, सब लोगों को क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब देखो इंडक्शन मशीन और ट्रांसफॉर्मर में अगर कंपैरिजन किया जाए, इंडक्शन मशीन इज सिंगली एक्साइटेड, ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो सिंगली एक्साइटेड। भाई यहां स्टेटर रोटर है, यहां बेटा प्राइमरी सेकेंडरी है, प्रिंसिपल यहां भी म्यूचुअल इंडक्शन है बेटा, यहां भी म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, यहां एनर्जी कन्वर्जन है लेकिन ट्रांसफॉर्मर का इनपुट आउटपुट दोनों इलेक्ट्रिकल होता है तो देयर इज नो एक्चुअल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का इनपुट आउटपुट बेटा दोनों इलेक्ट्रिकल होता है तो ना तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जा रही ना मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। यहां कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट है, कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट का बेटा मतलब होता है आयरन प्लस एयर गैप, और यहां बेटा ट्रांसफॉर्मर में पूरा का पूरा आयरन होता है। आपने देखा होगा ना प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच, मैंने बताया भी था, पूरा एक कोर मटेरियल लगा होता है। जबकि इंडक्शन में क्या होता है, रोटर और स्टेटर के बीच में आता है एक एयर गैप। एयर गैप के कारण इसकी रिलक्टेंस हाई होती है और भैया यहां पे लो रिलक्टेंस होती है। ठीक है, हाई रिलक्टेंस की वजह से इसका मैग्नेटाइजिंग करंट हाई है। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि बेटा देखो MMF होता है N इंटू आई म्यू विच इज फाई इंटू रिलक्टेंस, तो आई म्यू इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। So if S is high, I mu is also high. ठीक है ना, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब यहां वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, इसका क्या मतलब है यार, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा वो SF होती है, यानी स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती, वो स्लिप पे डिपेंड करती है, दैट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। वहीं अगर ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है,
यानी 50 हर्ट्ज लगाओगे तो 50 हर्ट्ज ही पाओगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। बात क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड एवरीबॉडी। चलो आगे चलते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे आते हैं कि एक इंडक्शन मशीन काम कैसे करती है। तो मैंने जैसा आपको बताया, स्टेटर पे 3 वाइंडिंग होती हैं, तीनों 120 डिग्री पे होती हैं और तीनों करंट बैलेंस्ड होते हैं। जब 3 120 डिग्री पे रखी वाइंडिंग बैलेंस करंट कैरी करती हैं बेटा, तो देन देयर इज अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तब क्या बन जाता है बेटा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर्स को कट करती है। ऐसा मान लो रोटर अभी स्टेशनरी है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, और अगर आप पाठशाला पे जाके देखोगे, मैंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको एनिमेशन से भी समझाया भैया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है। तो रोटर स्टेशनरी है लेकिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगातार घूम रही है। अब ये घूमते घूमते बेटा क्या करेगी? ये रोटर के कंडक्टर को कट करेगी। अब आप क्या जानते हो, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, जब कभी रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द रोटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बेटा अगर कभी रिलेटिव मोशन होता है तो कंडक्टर में इंड्यूस होता है ईएमएफ। इस अनुसार जब स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर्स को काटती है तो रोटर के कंडक्टर में बनता है ईएमएफ। क्या बनता है बेटा रोटर के कंडक्टर्स में? ईएमएफ। समझ गए? तो ईएमएफ बन जाता है। अब रोटर के कंडक्टर दोनों तरफ से रहते हैं बेटा शॉर्ट सर्किटेड, दोनों तरफ से रहते हैं शॉर्ट सर्किटेड। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो वहां पे ईएमएफ के कारण बनने लगता है करंट। सिंपल सी बात सोचो, ईएमएफ है और क्लोज पाथ अवेलेबल है तो करंट बनेगा। तो क्या हुआ? स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड ने रोटर को काटा, रोटर को काटने से बना उसमें ईएमएफ और ईएमएफ से बना उसमें करंट। अब ये करंट जब रोटर कैरी करेगा बेटा, जब करंट कैरी करेगा रोटर, तो क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर की, रोटर में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर की और बेटा रोटर में करंट है, तो इस पे लगेगा फोर्स, क्योंकि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यही तो है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पे फोर्स लगता है। तो अब ये रोटर घूमना चालू करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। चंदन मेरे भाई तुम मत जवाब दो इस बात का, मैं जवाब दूंगा अनमोल को। बेटा ये अनसंट रीजन मत दो कि एयर गैप की वजह से एनएस पे नहीं घूमती है, रुक जाओ थोड़ा सा, सुनो मेरी बात। तो बेटा ये रोटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्यों घूमा? क्योंकि यहां सारा जो करंट ईएमएफ बना है उसमें एक ही चीज का रीजन है, एक ही चीज का लॉजिक है कि मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच थी रिलेटिव स्पीड। मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच क्या थी? रिलेटिव स्पीड। तो बेटा जब रिलेटिव स्पीड थी तभी ना मोशनल ईएमएफ आया था। तो रोटर क्या चाहेगा? रोटर चाहेगा इस रिलेटिव स्पीड को घटाना। अब यार एक छोटी सी चीज सोचो, आप एक बाईपास पे जा रहे हो, आप एक हाईवे पे जा रहे हो, वहां पे एक गाड़ी बहुत तेज भाग रही है, आपके रेस्पेक्ट में बहुत आगे जा रही है, आप चाहते हो उसे पकड़ना, तो बेटा आप भी तो अपनी स्पीड बढ़ाओगे, आप भी तो अपनी स्पीड बढ़ाओगे। ऐसी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड एनएस से घूम रही थी बहुत तेजी से, ऐसे एकदम तेज घूम रही थी। अब रोटर चाहता है इसे पकड़ना, तो रोटर को भी घूमना पड़ेगा इसी दिशा में। अगर आगे जाती हुई गाड़ी को पकड़ना है ना बेटा, तो गाड़ी रिवर्स गियर में नहीं डाल सकते, आपको भी बेटा आगे जाना पड़ेगा और आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अगर उसे कैच करना है। अगर उसे बेटा कैच करना है तो आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यही एग्जैक्ट काम रोटर कर रहा है, रोटर अपनी स्पीड बढ़ा रहा है ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को कैच कर पाए। अब एक लड़के अनमोल ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर इंडक्शन मशीन एनएस पे क्यों नहीं घूमती? बेटा अगर इंडक्शन मशीन एनएस पे घूमने लग गई, अगर इंडक्शन मशीन एनएस पे घूमने लग गई तो रिलेटिव स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी जीरो। रिलेटिव स्पीड जीरो होते ही बीएलवी के अनुसार मोशनल ईएमएफ हो गया जीरो। ईएमएफ अगर हो गया जीरो तो करंट हो गया जीरो,
टॉर्क हो गया जीरो। करंट और टॉर्क जीरो जाने से रोटर घूमेगा कैसे, समझ रहे हो? अगर टॉर्क जीरो हो गया तो धीरे 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 रोटर स्लो डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे बेटा आपका रोटर स्लो डाउन हो जाएगा। तो यही चीज होती है इंडक्शन मशीन में, जब जब रोटर ns पे जाने की कोशिश करता है उसका टॉर्क जीरो हो जाता है और वो अपने आप स्लो डाउन हो जाता है। चमका भाई प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, जल्दी बताओ ये प्रिंसिपल चमका के नहीं चमका, किस तरह से काम कर रहा है? ये समझ आया रोटर क्यों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भागा? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ। इज दिस क्लियर व्हाई रोटर रन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज इट ट्राइज टू रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। रिलेटिव स्पीड कम करना चाहता है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों को समझ आया, काफी है। अब फ्लक्स और एमएमएफ के फेजर की बात करते हैं। देखो क्या होता है बेटा, कभी भी टॉर्क बनाने के लिए ना दो कंडीशन हमेशा अच्छे से याद रखना, दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि दो मैग्नेटिक फील्ड्स का आपस में रिलेटिव मोशन ना हो, यानी जब स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड घूमे तो दोनों ns से घूमे। मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, रोटर की नहीं। रोटर की मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड ये साथ में घूमनी चाहिए, इनकी स्पीड एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तभी टॉर्क बन सकता है। और बेटा इसके अलावा दोनों में पोल्स सेम होने चाहिए। पहले तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, फिर स्टेटर और रोटर के पोल्स भी सेम होने चाहिए। दैट आर द टू कंडीशंस फॉर टॉर्क। अब बात है फेजर की। देखो यार, फेजर पे ध्यान देना। मान लो बेटा ये आपका फ्लक्स है। आप ट्रांसफॉर्मर में भी देखे थे कि मेरे बच्चे ईएमएफ 90 डिग्री लैगिंग लेते हैं, ये मान लिया। अब मैंने आपको अभी बताया था ना, रोटर में जो ईएमएफ आता है, रोटर में जो ईएमएफ आता है उसकी वजह से रोटर में करंट आता है, क्योंकि रोटर शॉर्ट सर्किटेड है। रोटर शॉर्ट सर्किटेड है। अब मेरे भाई प्रैक्टिकली ज्यादातर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। ये हो गया F2। अब आप कहोगे सर ये θ2 कितना है? मेरे भाई देखो θ2 है tan इनवर्स x2 बाय R2, ठीक है। R2 एंड x2 आर रोटर पैरामीटर्स। बेटा ये रोटर के पैरामीटर है तुम्हारे, समझ गए? दीज आर द रोटर पैरामीटर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो जब आपने रोटर को बेटा शॉर्ट सर्किट कर दिया तो रोटर में जो करंट आएगा वो रोटर के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा। वो रोटर के रेजिस्टेंस और बेटा रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा। दैट इज हाउ दिस θ2 इज डिफाइंड, ठीक है। θ2 ऐसे डिफाइंड है मेरे भाई। अब इसके बाद क्या होगा? अगर इसके बाद बेटा टॉर्क की बात करें, टॉर्क ऐसे आता है π²/8 phi F2 साइन। तो बेसिकली इट इज प्रोपोर्शनल टू phi F2 cos θ2, ठीक है। ये टॉर्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में डिराइव किया जाता है। तो ज्यादा एग्जैक्ट फॉर्मूले पे मत ध्यान दो, बस ये ध्यान दो कि अगर θ2 स्मॉल होता है तो टॉर्क हाई होता है। अब बेटा θ2 स्मॉल कब होगा? θ2 स्मॉल तब होगा जब x2 की वैल्यू कम रहे और R2 की वैल्यू ज्यादा रहे। इसीलिए कह देते हैं रेजिस्टेंस बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए बेटा ऐसा कह देते हैं रेजिस्टेंस बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है। निखिल कह रहे हैं इंडक्शन मशीन लीडिंग पावर फैक्टर पे नहीं चलती है क्या? निखिल इंडक्शन जनरेटर का पावर फैक्टर बेटा लीडिंग होता है, इंडक्शन मोटर का लैगिंग होता है। तो देखो इसका भी मैं आपको प्रिंसिपल समझाता हूं।
इंडक्शन मोटर पावर एब्जॉर्ब करती है, इंडक्शन जनरेटर पावर डिलीवर करती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर पावर लेती है, इंडक्शन जनरेटर पावर देता है, लेकिन दोनों को रिएक्टिव पावर तो लेनी ही लेनी है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा देखो, सिंक्रोनस के अंदर एक फील्ड वाइंडिंग थी जो मैग्नेटिक फील्ड बना दिया करती थी। इंडक्शन के अंदर ऐसी कोई वाइंडिंग या एक सेपरेट सोर्स नहीं है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। तो इंडक्शन को अगर मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो उसे स्टेटर के टर्मिनल से रिएक्टिव पावर खींचनी पड़ेगी, और उस रिएक्टिव पावर का यूज करते हुए इट कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। फिर चाहे मोटर हो या जनरेटर, उसे रिएक्टिव पावर बेटा लेनी ही पड़ती है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो इंडक्शन मोटर रियल और रिएक्टिव दोनों लेगी, इंडक्शन जनरेटर रिएक्टिव लेगा लेकिन रियल देगा। समझ रहे हो? इंडक्शन जनरेटर रियल पावर तो डिलीवर करेगा लेकिन रिएक्टिव पावर वो भी एब्जॉर्ब करेगा। तो इंडक्शन जनरेटर में P और Q का साइन अपोजिट होता है, इसीलिए लीडिंग पावर फैक्टर है। इंडक्शन मोटर में दोनों की डायरेक्शन सेम है, साइन सेम है, तो लैगिंग पावर फैक्टर है। आप ऐसा सोचो ना, लैगिंग में P प्लस JQ होता है, यानी दोनों पॉजिटिव होते हैं। लीडिंग में P माइनस JQ, यानी एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर रियल और रिएक्टिव पावर की डायरेक्शन उल्टी हुई तो दैट इज लीडिंग पावर फैक्टर, और रियल और रिएक्टिव की डायरेक्शन सेम हुई तो दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलो अब आते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड। देखो, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है, जब कभी एक सिंगल फेस की वाइंडिंग को एक्साइट करो तो वहां बनती है एक स्टैंडिंग वेव। वहां क्या बनती है बेटा? एक स्टैंडिंग वेव। अब ये स्टैंडिंग वेव को हम लोग दो वेव में तोड़ देते हैं, एक फॉरवर्ड रोटेटिंग जो आगे की तरफ घूम रही है, एक बैकवर्ड रोटेटिंग बेटा जो पीछे की तरफ घूम रही है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक अगर ऐसे घूम रही है तो दूसरी बेटा ऐसे घूम रही है, अपोजिट। समझ गए? ये बात क्लियर हुई मेरी? तो इस टाइप से आपने दो मैग्नेटिक फील्ड में तोड़ा, उसे कहते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। क्या कहते हैं बेटा? डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो दोनों घूमती ns से हैं, लेकिन मेरे बच्चों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमती हैं, एक फॉरवर्ड तो एक बैकवर्ड। इस टाइप से आपकी दो मैग्नेटिक फील्ड साथ में काम करती हैं। अरे भैया चंदन, का करके मानोगे बेटा? Q और D एक्सिस कहां से ले आए इसमें? Q और D एक्सिस की बात ही नहीं है, Q और D एक्सिस की बात ही नहीं है बेटा। तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है पूर्ण रूप से हिले हुए हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो बच्चे मेरे बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो तुम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखो मेरे भाई चंदन। तो मैंने क्या बोला? दो मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, एक फॉरवर्ड जाती है और एक बैकवर्ड जाती है। अब देखो, अगर ईच फेज का MMF FM है तो मैग्नेटिक फील्ड इन ईच डायरेक्शन इज गाइस बेसिकली FM/2। आधी आधी टोटल अगर FM है तो आधी आधी होगी, एक आगे एक पीछे। सरोज एक चीज बताओ बेटा, सरोज से मेरा एक सवाल है, छोटा सा, बहुत चिन्नू सा सवाल है। एक गाड़ी आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और बेटा दूसरी गाड़ी पीछे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। नेट स्पीड क्या है? नेट स्पीड क्या है? एक गाड़ी आगे जाती है 5 मीटर पर सेकंड से, दूसरी पीछे जाती है 5 मीटर पर सेकंड से। नेट स्पीड क्या है? बाकी लोग भी कर सकते हैं आंसर। एक आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है, नेट स्पीड क्या है? अरे गधों, नेट स्पीड जैसी कोई चीज ही नहीं होती भैया। दो गाड़ियों की अलग अलग डायरेक्शन है तो इसका नेट का मतलब क्या है? कोई दो गाड़ी मिलके एक गाड़ी थोड़ी बन जाएंगी, गाड़ियां अलग अलग हैं। तो देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट एज अ नेट स्पीड, बट यस द रिलेटिव स्पीड विल बी 10। द रिलेटिव स्पीड विल बी 10, बट देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेट स्पीड। नेट का क्या मतलब है यार? एक रोड पे 50 गाड़ियां चलती हैं, उनकी नेट स्पीड थोड़ी कुछ भी होगी। समझे मेरी बात? चलो
अब आते हैं यार कंस्ट्रक्शन पे। बेसिक बेसिक चीजें हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया, फेजर डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया, हमने वर्किंग बेसिक बेसिक काम कर लिया, देख लिया एक बार। अब कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। क्या हुआ देवोजीत भाई, काहे के लिए कंफ्यूज्ड हो? एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है तो रिलेटिव स्पीड 10 ही होगी ना भाई। एक पे खड़े होके दूसरे की स्पीड देखोगे तो 10 दिखेगी यार, सिंपल सी बात है। ठीक है दीपक मेरे भाई, पीएस का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तो कर लो, तब ना क्रैश कोर्स की बात करोगे। अभी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा रहा हूं, तुम्हें क्रैश कोर्स चाहिए। जब कॉम्प्रिहेंसिव नहीं करा रहा था तो कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए था। बेटा एक चीज बताओ, क्या करके मानोगे, क्या करके मानोगे, सच में बताओ। मैं भी जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे जो है ना सेटिस्फाई हो जाएं। जब तक पावर सिस्टम नहीं आया तो सर पावर सिस्टम पढ़ा दो डिटेल में, ठीक है। और जब पावर सिस्टम आ गया तो अब सर पावर सिस्टम का रिवीजन करा दो। अरे भैया एक चीज पूरी तो होने दिया करो, उससे पहले ही तुम्हें कुछ नया चाहिए होता है। कोई चीज पूरी हो ना हो, पहले एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाए। मेरे भाई 24 घंटे इस चैनल पे टीचिंग चलने लगेगी जिस हिसाब से तुम लोग चलते हो, ठीक है। चलो अब देखो यार, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। योक बनता है कास्ट आयरन से। योक किससे बनता है बेटा? कास्ट आयरन से। इसमें सीआरजीओ का यूज बेटा नहीं करते, क्योंकि जब मशीन, मैंने बताया था पहले भी, जब मशीन का क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर होता है, जब मशीन का क्रॉस सेक्शन बेटा आपका सर्कुलर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग दिशा में होती है, तो सीआरजीओ से हेल्प नहीं होगी। अब चंदन कह रहे हैं मैं सर सेकंड ईयर में हूं, मैं क्या करूं? बेटा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखो, 110 से ऊपर लेक्चर्स हैं, उसके अंदर जाओ, एक बार देखो, है ना, आपको बहुत अच्छे से मशीन समझ आएगा बेटा। यहां हम 25 से 30 घंटे में निपटा रहे हैं 150 घंटे का सब्जेक्ट, तो कैसे कैचअप कर पाओगे यार? पहले कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देख लो, ये रिवीजन के लिए टारगेटेड है, समझ गए? तो बेटा यहां पे सीआरजीओ यूज नहीं करते रोटेटिंग मशीन में, क्योंकि सीआरजीओ की परमिएबिलिटी एक डायरेक्शन में, ठीक है, सीआरजीओ की परमिएबिलिटी एक डायरेक्शन में हाई होती है, और सिलेंड्रिकल मशीन के अंदर हर पॉइंट पे डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है। भाई जब अलग अलग दिशा में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, एक में परमिएबिलिटी हाई करके कर भी क्या लोगे? अब इसका स्टेटर सिंक्रोनस मशीन जैसा ही होता है, कुछ खास फर्क नहीं होता। यानी यहां भी स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब स्टेटर पे होते हैं स्लॉट्स। अब स्लॉट्स में क्या होता है? स्लॉट्स में आप वाइंडिंग प्लेस करते हो। अब बेटा स्लॉट्स दो तरह के हो सकते हैं, चौड़ा ज्यादा बना लो और गहरा कम रख लो, या गहराई ज्यादा रख लो और चौड़ाई थोड़ी सी कम रख लो। यानी ऐसा मानो अगर स्लॉट का एरिया फिक्स कर दें, अगर विड्थ बढ़ाओगे तो डेप्थ कम रहेगी, डेप्थ बढ़ाओगे तो विड्थ कम रहेगी। इस टाइप से हम टोटल एरिया स्लॉट का सेम रख रहे हैं। तो दो तरीके हुए बनाने के, चौड़ा और कम गहरा, ज्यादा गहरा और पतला, ये दो तरीके हैं, ठीक है। अब जो भैया स्लॉट ज्यादा गहरा होता है उसमें क्या होता है कि वाइंडिंग और रोटर का डिस्टेंस बढ़ जाता है। सिंपल सी बात सोच के देखो यार, ये स्लॉट अगर ज्यादा गहरा है तो ये डिस्टेंस बढ़ गया ना, समझ गए? तो बेटा जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगी वाइंडिंग उतना ज्यादा होगा लीकेज। भैया जितना दूर रख दोगे उतना ज्यादा होगा लीकेज, समझ गए? तो लीकेज बढ़ जाता है डीपर स्लॉट्स के अंदर। जब कभी स्लॉट डीप होता है तो लीकेज इज हायर। दिमाग में बिठा लो, अगर स्टेटर रोटर में गैप बढ़ेगा तो बेटा लीकेज बढ़ना है। अब देखो 3 तरह के स्लॉट्स होते हैं। पहला होता है ओपन, दूसरा होता है भैया सेमी ओपन, और बेटा तीसरा होता है क्लोज्ड। अब सर इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अब ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो ये वाली जो आपको रेड लाइन दिख रही है ना, ये है लीकेज फ्लक्स, क्योंकि ये स्टेटर से रोटर नहीं पहुंचा ना, ये वाला पहुंच गया, तो दिस इज म्यूचुअल।
अब यार ये देखो, लीकेज फ्लक्स के अंदर पूरा रास्ता एयर का है, ये पूरा रास्ता एयर का है इतना, है ना। तो लीकेज फ्लक्स को बेटा यहां रिलक्टेंस ज्यादा ऑफर होगी, लीकेज फ्लक्स को बेटा यहां रिलक्टेंस ज्यादा ऑफर होगी। एस लीकेज इज मोर, इस वजह से लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है। भैया जब लीकेज को ज्यादा रिलक्टेंस मिलेगी तो कम फ्लक्स आएगा ना, क्योंकि अपोजिशन ज्यादा है। अब यार यहां देखो, ये वाला फ्लक्स जो है ना, दोनों ही ग्रीन वाले जो हैं, ये दोनों लीकेज हैं। लेकिन देखो यार, इसके अंदर इतना हिस्सा तो आयरन का आ रहा है, थोड़ा सा हिस्सा एयर का आ रहा है। तो यहां एस लीकेज इज लेस, तो फाई लीकेज इज मोर। ठीक है। अब यहां पे बेटा देखो, ये भी लीकेज फ्लक्स है, लेकिन यहां पूरा आयरन है, यहां पूरा आयरन है, एयर है ही नहीं। जब बेटा एयर है ही नहीं तो एस लीकेज इज मिनिमम और फाई लीकेज इज मैक्सिमम। तो लीकेज मैक्सिमम किस में आता है भैया? क्लोज्ड स्लॉट में। लीकेज मैक्सिमम किस में आता है मेरे भाई? क्लोज स्लॉट में आता है। और ओपन स्लॉट के अंदर लीकेज आता है मिनिमम, ओपन के अंदर लीकेज आता है मिनिमम। लेकिन मेरे भाई साथ साथ ओपन में ना ये एयर गैप मैक्सिमम रखा जाता है, एयर गैप मोर होता है, तो रिलक्टेंस मोर होती है, जिस कारण से आई म्यू भी ज्यादा आता है। अब आप कहोगे सर एयर गैप ज्यादा क्यों रखा ओपन में? अरे भैया वाइंडिंग खुले में पड़ी है, तो आपको प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा गैप लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको प्रोटेक्ट करना है वाइंडिंग को कि वो कांटेक्ट में ना आए या वाइंडिंग से कोई लीकेज ना हो रोटर तक, तो बेटा आपको गैप थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ेगा। इसीलिए ओपन स्लॉट में गैप ज्यादा होता है, आई म्यू ज्यादा होता है। अब ये मत कहना सर कि यहां गैप ज्यादा था तो लीकेज ज्यादा क्यों नहीं हुआ। बेटा बिल्कुल सही बात है, गैप ज्यादा से लीकेज बढ़ना चाहिए, लेकिन लीकेज का रास्ता भी देखो। लीकेज के पूरे रास्ते में एयर ही एयर भरी पड़ी है, तो उसे रिलक्टेंस काफी ज्यादा ऑफर होगी, काफी ज्यादा ऑफर होगी। समझ गए? तो दो क्राइटेरिया अपोजिंग हो गए, एक तो सारे रास्ते में एयर है, एक ये गैप ज्यादा है। गैप ज्यादा कह रहा है भैया लीकेज ज्यादा होगी, सारे रास्ते में एयर आने से रिलक्टेंस बढ़ गई तो वो कह रही है लीकेज कम होगी, लीकेज कम होगी। तो बेटा दो अपोजिंग फैक्टर आ गए। तो लेकिन यहां डोमिनेट ये रास्ते वाला फैक्टर करता है कि जब पूरा रास्ता एयर से जा रहा है तो उसकी रिलक्टेंस ज्यादा होने से उसका लीकेज कम होगा। क्लियर है मेरी बात? चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने देखो यहां कंपेयर किया है मेरे भाई, मैग्नेटाइजिंग करंट अभी मैंने बताया ना यहां पे हाईएस्ट आता है और क्लोज्ड वाले में लोएस्ट आता है, क्योंकि यहां पे ना गैप हाई है और बेटा यहां पे गैप मिनिमम है। ठीक है। फिर नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर बेटा यहां पे लोएस्ट आएगा क्योंकि आई म्यू हाईएस्ट है। आई म्यू कौन सी पावर लेता है बेटा? रिएक्टिव पावर। मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिलेटेड टू रिएक्टिव पावर, तो आई म्यू हाई है तो रिएक्टिव पावर हाई है, तो पावर फैक्टर कम है। लीकेज रिएक्टेंस, ये अभी मैंने आपको दिखाया लीकेज कम है और यहां पे लीकेज ज्यादा है। फुल लोड पावर फैक्टर, फुल लोड वाला मोटर में इंडक्शन मशीन के अंदर नो लोड वाले ही ट्रेंड को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि बेटा नो लोड करंट इंडक्शन के अंदर फुल लोड का 35 से 40% करंट कंट्रीब्यूट करता है। यानी फुल लोड करंट अगर 100 एंपियर है उसमें से 40 एंपियर नो लोड वाला होगा, तो जब वो इतना डोमिनेटिंग है तो फुल लोड पावर फैक्टर नो लोड वाले जैसा ही होता है। हार्मोनिक टॉर्क यहां हाईएस्ट है और यहां लोएस्ट है। अब आप कहोगे सर कौन सा हार्मोनिक? बेटा यहां बात हो रही है स्लॉट हार्मोनिक की। मैंने सिंक्रोनस में आपको बताए थे स्लॉट हार्मोनिक, तो वहां मैंने बताया था एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। यहां पे देखो, यहां एयर गैप कम है, यहां एयर गैप कम है, यहां एयर गैप ज्यादा है, तो एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होने से बनता है स्लॉट हार्मोनिक। क्या बनता है? स्लॉट हार्मोनिक। तो बेटा स्लॉट हार्मोनिक सबसे ज्यादा यहां होगा क्योंकि यहां सबसे ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी है, यहां सबसे ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी है और यहां बेटा नॉन यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं।
यहां आपने सील कर दिया है स्लॉट को। अगर आपने सील कर दिया है तो नॉन यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं, तो इसीलिए यहां पे हार्मोनिक हाईएस्ट आएंगे ओपन में और क्लोज्ड में लोएस्ट आएंगे। ओपन स्लॉट कहां यूज होता है? डीसी और सिंक्रोनस मशीन, और सेमी ओपन होता है इंडक्शन में। क्लोज्ड वाला कहां यूज होता है? स्मॉल मशीन्स में। जो छोटी छोटी मोटर मार्केट में आती है ना, वहां आप क्लोज स्लॉट लगा सकते हो। बाकी मेजरली ओपन यूज होता है और सेमी ओपन। ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्लॉट्स वाला फंडा समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से कंफर्म करो मेरे भाई, क्विकली एवरीबॉडी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे आ गए भाई हम रोटर के डिजाइन पे, तो स्क्वायरल केज रोटर की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो आपको अपनी स्क्रीन पे स्क्वायरल केज रोटर दिख भी रहा होगा। स्क्वायरल केज के अंदर ऐसा लगता है जैसे एक पिंजरा बना दिया है, इसीलिए इसको केज कहते हैं, इसीलिए इसको केज कहते हैं। विशेष मैंने बताया कि फुल लोड और नो लोड पावर फैक्टर का इंडक्शन मशीन में ट्रेंड सेम होता है, क्योंकि नो लोड करंट इतना हाई होता है दैट डोमिनेट्स इवन इन द फुल लोड करंट। ठीक है, अब देखो यहां सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है और इसको लैमिनेटेड रखते हैं टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। लेकिन मेरे भाई रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है एसएफ, रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है एसएफ जो कि होती है कम, तो आप थिकर लैमिनेशन यूज कर सकते हो। आप थिकर लैमिनेशन मेरे भाई यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो एडी करंट लॉस क्या होता है? पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 6 रो, ये होता है। तो इसीलिए बेटा आप यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो थिकर लैमिनेशन, क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी कम है, रोटर की फ्रीक्वेंसी बेटा कम है। अब रोटर वाइंडिंग कंटेन्स अनइंसुलेटेड कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बार। तो बेटा ये कंडक्टर जो है ना, कंडक्टर बार है, ये अनइंसुलेटेड है, यानी इसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग नहीं की जाती है। इन केस ऑफ स्क्वायरल केज मोटर द एंड्स ऑफ द बार आर शॉर्टेड बाय द एंड रिंग ऑफ द सेम मटेरियल। देखो ये रहा एंड रिंग, ये एंड रिंग भी उसी मटेरियल से बनेगी जिस मटेरियल से ये बार्स आपके बने हैं। जिस मटेरियल से सलाखें बनाई गई है ना, उसी मटेरियल की एंड रिंग बनाओगे। स्क्वायरल केज रोटर में एंड रिंग जो है आपकी मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। क्या होता है, जब रोटर इतनी तेजी से घूमता है बेटा, तो ये सारी बार्स पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो बेटा ये बाहर जाने की कोशिश करती हैं। अब जब ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, इन्हें अपनी जगह पे रोके रखने का काम करता है आपका एंड रिंग। इन्हें अपनी जगह पे रोके रखने का काम कौन करता है भैया? एंड रिंग। ठीक है, एंड रिंग करता है। अब यहां पे रोटर पे पोल्स बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना मूवीज के अंदर, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, वैसा ही पोल बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। ठीक है, तो पोल स्टेटर की देखा देख अपने आप रोटर में आ जाएंगे, पोल आपको कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जितने पोल बेटा स्टेटर में होंगे, ऑटोमेटिकली उतने ही पोल आपके रोटर में आ जाएंगे। और यही कंडीशन थी टॉर्क प्रोडक्शन की कुछ देर पहले, कि भैया बराबर पोल होना अनिवार्य है, बराबर पोल होना जरूरी है। तो बराबर पोल बेटा ऑटोमेटिक आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसके अलावा रोटर के अंदर फेजेस प्रेजेंट नहीं होते, कि 1 फेज 2 फेज 3 फेज ऐसे प्रेजेंट नहीं होते। आप क्या कहते हो कि एक पोल के अंदर, जैसे मान लो एक पोल के नीचे 4 स्लॉट आए, आप चारों स्लॉट को या तो एक फेज मान लो या चारों को 4 अलग अलग फेजेस मान लो। समझ रहे हो? एक पोल के नीचे जितने स्लॉट्स आएंगे, आइदर कंसीडर देम एज 1 फेज और कंसीडर ईच ऑफ देम एज अ सिंगल फेज, ईच ऑफ देम एज अ सिंगल फेज। स्मूदर सरफेस होने की वजह से, देखो ये चिकना सरफेस है, स्मूदर सरफेस होने की वजह से आपका एयर गैप कम रखा जाता है। अब अनमोल का कहना यह है, सर सलाखें सीधी क्यों नहीं है, टेढ़ी क्यों है? अनमोल मेरे भाई, तुम सच में अनमोल हो मेरे लिए।
लेकिन बेटा अगर ये सलाखें सीधी होंगी तो आप हार्मोनिक एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। एक मेथड होता है जो मैंने सिंक्रोनस के अंदर बताया था, स्क्यूइंग। स्क्यूइंग करने से हार्मोनिक्स एलिमिनेट होते हैं। तो इंडक्शन मशीन के अंदर कॉगिंग और क्रॉलिंग जैसे फिनोमिना कम किए जा सकते हैं। ये जो टेढ़ी सलाखें हैं इसको बोला जाता है स्क्यूड। क्या बोलोगे? स्क्यूड। समझ गए? स्क्यूइंग रिड्यूसेस हार्मोनिक्स टू अवॉइड कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। ठीक है भैया, चलो अब अगला, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का हायर नो लोड पावर फैक्टर होता है। सर जी ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर एयर गैप कम है, इसके अंदर एयर गैप कम है, आई म्यू कम है, तो रिएक्टिव पावर कम है, तो पावर फैक्टर ज्यादा है। ठीक है। इट हैज लेस रोटर रेजिस्टेंस एंड हेंस हायर स्टार्टिंग करंट। इसका रोटर रेजिस्टेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि रोटर वाला रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से करंट हाई होता है और टॉर्क कम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है ना बेटा, आगे डिराइव करेंगे कल वाले लेक्चर में, इट इज प्रोपोर्शनल टू R2। कल मैं आपको ये डिराइव कराऊंगा कि स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू R2, तो R2 कम होने से इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर स्क्यूइंग फॉर रिड्यूसिंग द क्रॉलिंग एंड कॉगिंग, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा स्क्यूड देखो, मैंने यहां पे लिख भी दिया है, स्टेटर स्लॉट्स आर स्क्यूड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट हार्मोनिक्स, और इवन रोटर कंडक्टर आर स्क्यूड टू रिड्यूस कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। समझ गए? समझ गए भाई मेरे भाई? ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? अच्छा वैसे चलो आप लोगों को ना एक बात बताता हूं। जनरली क्या होता है कि ऐसी जनरल छोटा सा डिस्कशन करते हैं। क्या होता है ना यार कि अब आप लोग यार तैयारी कर रहे हो एक बेहतरीन रैंक लाने के लिए, एक बेहतरीन जॉब पाने के लिए, है ना? तो क्या होता है कि गेट के डोमेन में बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो कि जॉब पाना चाहता है, एक बढ़िया जॉब करना चाहता है, लेकिन पता है मैक्सिमम लोगों की जॉब इस कंट्री में क्यों नहीं लगती? बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल सीरियस। वो लोग सीरियस नहीं है मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूं। बहुत कम लोग कमिटेड हैं। अब आपको पता है, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक जॉब निकाला था। दैट जॉब वॉज फॉर अ कंटेंट डेवलपर। कंटेंट डेवलपर का कॉन्ट्रैक्ट विद अनअकैडमी, ठीक है। उसमें कम से कम सैलरी आपकी 60-70,000 पर मंथ होती, कम से कम, ठीक है। 60 से 70 हजार मिनिमम सैलरी थी। अब उसमें मेरे पास एप्लीकेशन कितने आए? मुश्किल से 2 या 3 बच्चों के। आप ये सोच के देखो यार, लाइफ में अगर पीएसयू के कंपैरेबल सैलरी मिल रही है और डायरेक्टली मिल सकती है, और फिर भी जनता लेना नहीं चाहती और फिर बाद में बोले यार नौकरी नहीं लग रही, तो कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार है? क्या गवर्नमेंट, हमारा सिस्टम, हमारी कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, या फिर मेरे भाई बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल है जो कि जब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है उसे सीरियसली नहीं लेता है? खुद सोचना कभी इस बारे में यार। मैं तो खुद, ठीक है, मैं तो खुद आप लोगों के लिए बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाता रहता हूं कि मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो लोग प्लेस हो जाएं कहीं ना कहीं, अगर हो पाए तो वो लोग मेरे साथ ही काम कर लें, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटी, अभी देखो फीनिक्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भैया डेमो वीडियो सबमिट करो, आप लोग भी टीचिंग में आ सकते हो, लेकिन बेटा उसमें भी बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो अब एक चीज सोचो ना, जब आपकी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आती है एंड यू लेट देम गो, तो बेटा क्या होता है ना कि फिर आप लाइफ में कुछ बन पाओ बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। विकास मेरे भाई, जो मैंने नंबर दिया था, अगर उस पर पिक नहीं हो रहा था तो आप मुझे मैसेज कर सकते थे। यही तो मैं कह रहा हूं, देखो डेडिकेशन एक अलग लेवल का चाहिए होता है। अब अनुज कह रहे हैं भाई कि पावर इलेक्ट्रॉनिक 4 बार रिवाइज करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। अनुज मेरे भाई, इलेक्ट्रिकल जंक्शन से मेरा मैराथन वाला सेशन देख लो, उसमें मैंने क्लियर बताया है कि कितना रिटेन करना है और कितना स्किप करना है। अगर उसे कवर कर लोगे ना तो बहुत अच्छे वे में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बना लोगे।
जंक्शन पे जाके देख लो, ठीक है। चलो अब आते हैं वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर मेरे भाई। अब ये वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर क्या होती है, जहां रोटर पे भी स्टेटर की टाइप से वाइंडिंग लगाई जाती है, ठीक है। जब रोटर पे भी स्टेटर की टाइप वाइंडिंग लगाई जाती है तो दैट इज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। अब आप यहां पे देख पा रहे होगे यार कि यहां पे ना देखो ब्रशेस भी लगे हैं, ये दिख रहा है, यहां ब्रशेस भी लगे हैं। और बेटा ये दिख रहा होगा ये गोल्डन गोल्डन जो है ना, ये स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग जो बनती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनती है। किसकी बनती है बेटा, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है। फॉस्फर ब्रॉन्ज की बेटा आपकी स्लिप रिंग आती है, उसके ऊपर ब्रशेस होते हैं। और देखो ये प्रॉपर वायर्स हैं, ये प्रॉपर वायर्स हैं, तो ये क्या है, वाइंडिंग है। जैसे देखो स्क्विरल केज में आपने ये बार्स लगाए थे, यहां वायर्स नहीं थी, वायर्स नहीं थी, ठीक है। अरे ये ब्लू कलर कुछ नहीं है बेटा, ये एक जो है ना, ये टीथ आपको बना के दिखा दिया गया है, टीथ, ठीक है। और ये बीच में जो छोटा छोटा पोर्शन है ये क्या है, स्लॉट है। और आपको दिख रहा है ना सेमी ओपन है, क्योंकि देखो ऊपर की ओपनिंग बहुत पतली है। अगर आप बेटा यहां पे ध्यान से देखोगे ना ये वाला एरिया, तो आप देखोगे ऊपर से क्लोज्ड है लेकिन नीचे जाके चौड़ा हो गया, ऊपर से बंद है लेकिन नीचे जाके चौड़ा हो गया, इसका मतलब है सेमी ओपन है, ठीक है। अब यहां पे जब आपने वाइंडिंग बनाई है तो रोटर के अंदर सेम नंबर ऑफ पोल आपको बेटा बनाने पड़ेंगे एज स्टेटर। स्टेटर और रोटर के पोल बराबर रखने पड़ेंगे। जब आपने मेरे भाई जब आपने स्क्विरल केज की बात की तो आपने बोला सर ऑटोमेटिकली सेम नंबर ऑफ पोल आ जाएंगे रोटर पे जो कि स्टेटर पे हैं। लेकिन बेटा वाउंड रोटर में सेम नंबर ऑफ पोल आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं क्योंकि यहां पे वाइंडिंग है, ठीक है। और रोटर का कनेक्शन हमेशा स्टार में होगा, स्टेटर चाहे स्टार में हो या डेल्टा में। याद रखना रोटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार, किसमें, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। अब क्वेश्चन ये आता है मेरे भाई कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है। हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं वाउंड रोटर के अंदर। वाउंड रोटर में स्लिप रिंग के थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा जा सकता है, बट मेरे भाई इसका रोल क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, एकदम मजा आ जाना चाहिए। देखें तो सबसे पहले इंक्रीजेस द स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि भैया स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, तो इट इंक्रीजेस द स्टार्टिंग टॉर्क। इट लिमिट्स द स्टार्टिंग करंट, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में अगर इंपीडेंस ज्यादा हो गई तो स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा। इट इंक्रीजेस रोटर पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग, इट इंक्रीजेस द रोटर पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग। तो पावर फैक्टर क्या होगा मेरे भाई, R2 बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ये बढ़ जाता है। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बेटा आपने हटाया नहीं तो ये स्पीड कंट्रोल के काम में भी आ सकता है। जैसा बहुत सारे बच्चे शुरू में फर्स्ट पॉइंट में लिख रहे थे सर स्पीड कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। अगर चलती हुई मोटर में भी ये रेजिस्टेंस रखा रहा तो इससे आप स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब यार देखो थोड़ा सा अनअकैडमी ऐप के बारे में बता दूं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, उस पर आपको सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे जो बैचेस आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सारे टॉप एजुकेटर देखने मिलेंगे जहां पे कि मेरा नाम भी आएगा, देखो आ रहा है। इसके अलावा आपको सारे अपकमिंग कोर्सेज दिखेंगे, जो जो टीचर जो जो कोर्स स्टार्ट कर रहा है वो सारे आपको दिख जाएंगे। जैसे विशाल सर ने अभी EMT स्टार्ट किया है 20 नवंबर से, मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया है, ठीक है। देखो इंग्लिश का कोर्स भी स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली। इसके अलावा बेटा जो भी रिसेंटली स्टार्टेड कोर्सेज हैं या अपकमिंग कोर्सेज हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। आज शाम को 7:30 बजे मैं मोटिवेशनल सेशन लेने वाला हूं इस पे, तो आपको बेटा आना जरूर है, आपको आना जरूर है, दैट इज कंपल्सरी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वर्किंग पे आते हैं, इंडक्शन मशीन की वर्किंग पे आते हैं, ठीक है। अरे मेरे भाई विकास, ये जो 75% वाला है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है,
ये स्पीड कंट्रोल का नहीं है, 75% पे हटा दो। स्पीड कंट्रोल का मतलब है स्पीड को घटाना बढ़ाना एक रेजिस्टेंस की मदद से, ठीक है। चलो अब रोटर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं यार। मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझा दिया कि मेरे भाई सबसे पहले स्टेटर बनाएगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो कट करेगी रोटर के कंडक्टर को, रोटर में बनेगा ईएमएफ, ईएमएफ से पैदा होगा करंट, करंट से बनेगा टॉर्क, टॉर्क से रोटेट होगा रोटर इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन में घूमता है मेरे भाई। तो मैंने बताया भी था इन द सेम डायरेक्शन टू रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड। अब हम कहते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर क्या हो जाएगी, ns माइनस nr। तो देखो बेटा यहां से आप डिफाइन कर देते हो स्लिप। सर जी ये स्लिप क्या होती है, स्लिप ये रिलेटिव स्पीड बाय ns होती है। ये रिलेटिव स्पीड हमेशा किसके बीच में लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के। अनमोल स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर में पोल्स बराबर ही होंगे, किसके बराबर, स्टेटर के बराबर बेटा, वरना टॉर्क बनेगा ही नहीं, ज्यादा कम का तो सवाल ही नहीं है। तो ये हो जाती है ns माइनस nr बाय ns। बस यार मेरे भाई इतना याद रख लेना, आपको ये चीज कोई टीचर अलग से नहीं बताएगा कि रिलेटिव स्पीड हमेशा किसकी लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां स्टेटर की है, कंडक्टर बेटा यहां रोटर का है, तो रिलेटिव स्पीड ले लो मैग्नेटिक फील्ड की विद रेस्पेक्ट टू कंडक्टर। तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर, ये हो जाएगा। अब बच्चों यहां रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, रोटर फ्रीक्वेंसी आती है SF। यहां पे F क्या है भैया, F है आपका स्टेटर फ्रीक्वेंसी। F क्या है मेरे भाई, स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, SF आ जाती है। अब मैं कहता हूं देखते चलना, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर। देखो कभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड उसके खुद के वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में निकालो। जैसे स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड स्टेटर के रेस्पेक्ट में, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड रोटर के रेस्पेक्ट में। कैसे निकालोगे मेरे भाई, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाय पी, पोल्स तो बराबर ही होते हैं ना, तो ये हो गई SNS। अब बेटा ये जो आपने स्लिप का फॉर्मूला लिखा है ना, यहां से NR आता है NS1 माइनस S। अब देखो यार, अब देखो मेरे भाई, ऐसा सोचो कि एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन चल रही है आगे की तरफ, ऐसे ऐसे एक ट्रेन चल रही है, उस पे हमारा निखिल दौड़ रहा है, ठीक है, छैया छैया गाते हुए दौड़ रहा है बढ़िया तरीके से। और किस दिशा में दौड़ रहा है, ट्रेन की दिशा में। तो भैया नीचे नीचे जो योगेश जी खड़े हैं उन्हें स्पीड क्या दिखेगी, हमारे छैया छैया वाले निखिल की स्पीड ज्यादा दिखेगी या कम दिखेगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ज्यादा दिखेगी या कम दिखेगी। ट्रेन चल रही है आगे, ठीक है, ट्रेन जा रही है सपोज बैंगलोर से दिल्ली, और हमारा निखिल भी नाचते नाचते ट्रेन पे चलता जा रहा है बैंगलोर से दिल्ली। तो आगे ज्यादा दिखेगी स्पीड या कम दिखेगी, बताओ, ज्यादा दिखेगी या कम दिखेगी नीचे वाले को, जल्दी बता दो यार। बोलो मेरे भाई, ज्यादा ज्यादा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई नीचे वाले को क्या दिखेगी, ट्रेन की जो स्पीड है यानी रोटर की स्पीड, और ट्रेन के रेस्पेक्ट में निखिल की जो स्पीड है। देखो हो गया ना, और यही स्पीड है आपकी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेटा टॉर्क की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। टॉर्क की दूसरी कंडीशन ने यह बोला था
कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक साथ चलें, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक साथ चलें, तो बेटा वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और पोल्स वाली कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होती है। ठीक है, समझ आया? स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड तो एनएस से घूम ही रही थी और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड भी कितने से घूम रही है? एनएस से। बेटा लेकिन एक बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा, कि किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में, यानी कहां से आप देख रहे हो, समझ रहे हो ना? जैसे एक गाड़ी में हम बैठे हैं, मान लो मैं ड्राइव कर रहा हूं, मेरे साथ अनमोल बैठा है, तो अनमोल को गाड़ी चलते हुए नजर ही नहीं आएगी, लेकिन नीचे हमारा निखिल खड़ा है, छैया छैया आप सड़क पे कर रहा है, तो उसे तो गाड़ी चलते नजर आएगी ना बेटा। तो स्पीड कितनी दिखेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कहां से देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये चीज पे बहुत ध्यान देना है बेटा आपको कि फ्रॉम वेयर आर यू ऑब्जर्विंग द स्पीड। तो रेफरेंस फ्रेम पे ध्यान देना। देखो जैसे यहां पे रोटर के रेस्पेक्ट में देखा हमने और यहां पे स्टेटर के रेस्पेक्ट में देखा, तो डिपेंड करता है ना कहां पे खड़े होके देख रहे हो। अब आते हैं इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर पे। ये इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर क्या चीज है यार? जब बेटा आप 3 फेज सप्लाई लगा दो रोटर पे और करा दो स्टेटर में, तो उसे कहते हैं इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। क्यों इन्वर्टेड सर? क्योंकि बेटा यहां आपने रोल ही एक्सचेंज कर दिया स्टेटर और रोटर का, आपने रोल ही पलट के रख दिया। आप लोगों का वीडियो तो नहीं अटक रहा है ना मेरे भाई? क्योंकि मुझे जो वीडियो डिस्प्ले हो रहा है वो बार बार अटक रहा है, तो आपका तो नहीं अटक रहा है? जल्दी से कंफर्म करो एक बार, आपके लिए तो नहीं अटक रहा है वीडियो? क्यों भाई, बफर हो रहा है? एक सेकेंड, अब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए यार बफर। मैंने एक बार रीस्टार्ट कर दिया है सिस्टम, तो अब मेरे हिसाब से इट शुड बी प्रॉपर। चलो, तो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे? अगर स्टेटर और रोटर का रोल एक्सचेंज कर दें तो देन इट इज कॉल्ड एज अ इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। तो यहां क्या करते हैं, रोटर पे, यहां देखो पहली बात तो ये वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है। यहां रोटर पे बेटा स्लिप रिंग के माध्यम से हम कनेक्ट कर देते हैं 3 फेज एसी सप्लाई। तो 3 फेज एसी सप्लाई कनेक्टेड रहेगी थ्रू स्लिप रिंग, ठीक है। अब रोटर पे जब 3 फेज सप्लाई है तो रोटर बना देगा मैग्नेटिक फील्ड। रोटर क्या बना देगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब भैया ये घूमने लगेगी, ये घूमते घूमते काटेगी स्टेटर के कंडक्टर को। अब स्टेटर को आप क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट। तो जब स्टेटर का कंडक्टर कटा तो उसमें बना ईएमएफ, और शॉर्ट सर्किट करने की वजह से बना उसके अंदर करंट से बनी मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले देखो जब 3 फेज सप्लाई रोटर पे लगी तो रोटर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई जिसने स्टेटर के कंडक्टर को काटा और उसमें बना दिया करंट। अब बना दी स्टेटर ने भी मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अब आपके पास 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक तो रोटर की और दूसरी स्टेटर की। अब ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर पे टॉर्क लगाएगी देन रोटर विल रोटेट। जब ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर पे टॉर्क लगाएगी देन द रोटर विल रोटेट। लेकिन सबसे पहली बात आप यहां पे ये समझना, यहां मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई? रोटर ने। कट किसका कंडक्टर हुआ? स्टेटर का। तो टॉर्क या रोटेशन बेटा ऐसा बनना चाहिए कि ये रिलेटिव स्पीड कम हो जाए। किसकी रिलेटिव स्पीड? रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्टेटर के रिस्पेक्ट में। रोटर मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर के कंडक्टर को काट रही है तो स्टेटर का कंडक्टर ये चाहेगा कि भैया ये रिलेटिव स्पीड कम करवा दो, नहीं तो मेरे अंदर बहुत ईएमएफ और करंट पैदा हो जाएगा। तो रोटर क्या चाहता है, या सॉरी स्टेटर क्या चाहता है? रिलेटिव स्पीड को कम करना। बात को समझो दोबारा से, कहानी बदल गई है। पहले स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड ने रोटर को काट के करंट बनाया था, अब रोटर की मैग्नेटिक फील्ड ने स्टेटर को काट के करंट बनाया है, ठीक है। स्टेटर को काट के करंट बनाया मेरे भाई। तो स्टेटर क्या चाहता है? इस रिलेटिव स्पीड को कम करना। कौन सी रिलेटिव स्पीड? रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? स्टेटर के रिस्पेक्ट में। रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये कम करना है।
अब मेरे भाई स्टेटर वो हिस्सा है जो स्टेशनरी है, स्टेटर वो हिस्सा है जो स्टेशनरी है। जैसे कोई जमीन पे खड़ा है, जैसे कोई जमीन पे खड़ा है वही स्टेटर है। अगर उसके रेस्पेक्ट में स्पीड कम करनी है तो वो खुद तो नहीं आगे भाग सकता ना भाई। एक छोटी सी चीज सोचो, क्या होता है इस दुनिया के अंदर लाइफ में, अगर कोई खुद आगे नहीं बढ़ सकता तो वो दूसरे को पीछे खींचता है। अब स्टेटर को रिलेटिव स्पीड कम करनी है, लेकिन मेरे भाई वो खुद दौड़ के नहीं पकड़ सकता, लेकिन दूसरे को तो स्लो डाउन कर सकता है, दूसरे को स्लो डाउन कर सकता है, दूसरे को पीछे खींच सकता है। इसीलिए इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में रोटर उल्टा घूमता है, या ये कह दो रोटर पीछे की तरफ घूमता है। समझ आई कहानी भैया? रिलेटिव स्पीड कम करनी थी अगर स्टेटर को, तो कायदे से स्टेटर को आगे जाके पकड़ लेना था, लेकिन स्टेटर तो स्टेशनरी है, वो तो आगे जा नहीं सकता, तो रोटर को पीछे खींचेगा। यानी रोटर रोटेट्स अपोजिट टू द स्टेटर कंडक्टर। ठीक है, चलो अब देखो यार, समझ गए? स्पीड ऑफ रोटर इज एन आर, लेकिन बेटा इस बार ये अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान देते चलना, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर इज एनएस। क्यों भाई? इस पे आपने एफ फ्रीक्वेंसी लगाई, इस पे आपने एफ फ्रीक्वेंसी लगाई, तो ये एनएस से घूमा 120 एफ बाई पी। ठीक है, अब भाई एक चीज देखो, अब फिर से ट्रेन आगे जा रही है बैंगलोर से दिल्ली, लेकिन अब हमारा निखिल उल्टी दिशा में छैया छैया कर रहा है, तो ग्राउंड से निखिल की स्पीड कम दिखेगी या ज्यादा? ग्राउंड से निखिल की स्पीड कम दिखेगी या ज्यादा? ग्राउंड माने स्टेटर होता है, ठीक है? ग्राउंड से निखिल की स्पीड कम दिखेगी या ज्यादा? जल्दी बताओ। रोटर जो है हमारा ट्रेन है और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है निखिल। ग्राउंड से स्पीड कम दिखेगी या ज्यादा? जल्दी बता दो। अगर ट्रेन जा रही है बैंगलोर से दिल्ली और निखिल जा रहा है दिल्ली से बैंगलोर की डायरेक्शन में नाचते हुए, तो जो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसे निखिल की स्पीड कम दिखेगी ना? बिल्कुल। देखो, रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर लेना है। इंडक्शन मोटर में आपने स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर लिया था, यहां रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। तो स्लिप बेटा यहां भी यही आएगी, ns माइनस nr बाय ns। समझ गए ना? रिलेटिव स्पीड हमेशा किसकी देखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की विद रेस्पेक्ट टू कंडक्टर। तो यहां रोटर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई और कंडक्टर स्टेटर का था। इंडक्शन मोटर में स्टेटर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी और कंडक्टर किसका था? रोटर का। अब यहां से ये आ गई, तो ये हो गई SNS। इसी वजह से बेटा क्या होता है ना, इस बार स्टेटर की फ्रीक्वेंसी SF बनेगी। जैसे पहले रोटर की फ्रीक्वेंसी SF बनी थी ना, इस बार स्टेटर की फ्रीक्वेंसी SF बनेगी। रोटर की फ्रीक्वेंसी तो F है, इस बार स्टेटर फ्रीक्वेंसी SF आती है। अब देखो इस टेबल में समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा मैं एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर के लिए समराइज करना चाहूंगा। अब यहां पे क्या करना है, चार पार्ट्स की स्पीड के बारे में बात करनी है। स्टेटर, रोटर, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड, और चार के रिस्पेक्ट में स्टेटर, रोटर, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार ही एंटिटीज हैं, उनके रिस्पेक्ट में सारी स्पीड्स हमें देखनी है। अब यार देखो, खुद के रिस्पेक्ट में तो स्पीड हमेशा जीरो होती है, तो भैया डायगोनल एलिमेंट तो जीरो ही रहेंगे। अगर मैं कभी चल रहा हूं तो मैं खुद को चलता हुआ नजर थोड़ी आऊंगा, तो डायगोनल एलिमेंट तो सारे क्या आ गए? जीरो। अब रोटर की स्पीड कितनी है स्टेटर के रेस्पेक्ट में भाई? NR, जिसको हम कहते हैं NS1 माइनस S। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की NS, रोटर मैग्नेटिक फील्ड NS।
अगर देखो आपको इतना भी पता है ना बेटा, इतना भी पता है, सफिशिएंट है, ये 4 एंट्री पता है ना, सब कुछ निकाल दोगे। कैसे? स्टेटर की स्पीड रोटर के रेस्पेक्ट में, स्टेटर की स्पीड रोटर के रेस्पेक्ट में, तो स्टेटर माइनस रोटर कर दो, स्टेटर माइनस रोटर। स्टेटर की स्पीड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, स्टेटर की फील्ड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो स्टेटर माइनस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इधर भी आ गया। रोटर की स्पीड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, रोटर की स्पीड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, रोटर माइनस स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कर दो। अगर मैं कहता हूं ना बेटा निखिल की स्पीड मेरे रेस्पेक्ट में, तो निखिल की स्पीड माइनस मेरी स्पीड, मेरे रेस्पेक्ट में है तो मेरी स्पीड घटानी है, समझ गए? मेरी स्पीड घटानी है। रोटर की स्पीड रोटर मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो रोटर माइनस रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड रोटर के रेस्पेक्ट में, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर, तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड माइनस रोटर। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो ns माइनस ns 0। रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर, रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर, यानी मैग्नेटिक फील्ड माइनस रोटर। रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, ns माइनस ns 0। समझ गए कैसे प्लेस किया है? बस पहला कॉलम चाहिए, फिर किसी के भी रेस्पेक्ट में स्पीड निकालनी है बेटा, तो दो स्पीड्स के सब्ट्रैक्शन से आ जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मेरे बच्चों? इसी बात पे लाइक हिट कर देना। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक जरूर दबा देना, ठीक है ना? चलो, इतना हमें क्लियर हो गया। अब इन्वर्टेड पे आते हैं। पहले की तरह मेरे भाई देखो, डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही होने हैं, ये तो 0 ही जाएंगे। ठीक है? सिंपल है। अब देखो यहां पे भरते हैं, रोटर बेटा इस बार उल्टा घूमता है, तो माइनस NR, उल्टा घूमता है ना। ठीक है? निखिल ब्रेकिंग, इन्वर्टिंग, जनरेटिंग रीजन तक जाने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर पूरा एनालिसिस करोगे तो बात अलग है, वैसा कभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है? तो बेटा उसे टाइम निकाल के करना पड़ेगा। अब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड SNS, रोटर मैग्नेटिक फील्ड भी SNS, बस हो गई कहानी खत्म। अब स्टेटर विद रेस्पेक्ट टू रोटर, स्टेटर विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या होता है ना, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड साथ में घूमते हैं, तो ये थर्ड और फोर्थ कॉलम ना एकदम एक जैसा आता है, और थर्ड और फोर्थ रो भी एक जैसी आती है, क्योंकि ये साथ में घूमते हैं। ठीक है? रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, तो माइनस SNS कर दोगे। समझ गए? स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर, थर्ड और फोर्थ कॉलम सेम आएगा, थर्ड और फोर्थ रो सेम आएगी, क्योंकि स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड एक साथ घूमते हैं, एक साथ घूमते हैं। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया ना सब लोगों को, रिलेटिव स्पीड वाला। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, इसी बात पे क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पे बेस्ड। अ 4 पोल 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज यूज्ड एज अ फ्रीक्वेंसी चेंजर। सर ये फ्रीक्वेंसी चेंजर क्या है? बेटा एक इंडक्शन मोटर है जिसमें 3 फेज सप्लाई के साथ साथ प्राइम मूवर भी लगा देते हैं, तो वहां NR को भी कंट्रोल कर रहे हो और सप्लाई से NS को भी कंट्रोल कर रहे हो। तो NS और NR अगर दोनों तुम्हारे हाथ में है तो स्लिप भी तुम्हारे हाथ में है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है SF वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी चेंजर। जब हम रोटर की फ्रीक्वेंसी अपने मन से एडजस्ट कर पाए, अपनी मर्जी से एडजस्ट कर पाए, दैट इज फ्रीक्वेंसी चेंजर। चलो जल्दी से बना दो यार।
समझ आ गई ना कहानी फ्रीक्वेंसी चेंजर की। रोटर पे प्राइम मूवर लगता है, स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई लगती है। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। देखें एक बार, देखो यहां रोटर की फ्रीक्वेंसी बता रखी है मेरे भाई 20 हर्ट्ज और स्टेटर की बता रखी है 50 हर्ट्ज। तो यहां से ना स्लिप निकाल लेंगे। और ये ध्यान रखना कि स्लिप को ना प्लस माइनस दोनों ले लेना। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों ले लिया करो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव और नेगेटिव से। एट वॉट टू स्पीड्स द प्राइम मूवर शुड डिराइव द रोटर। तो बेटा पहले एनएस निकाल लो, 120 इंटू 50 बाय 4, 1500 आरपीएम है ना। अब बात है रोटर की स्पीड क्या होगी। नौ 900 आरपीएम, या दूसरा क्या होगा, इक्कीस 2100 आरपीएम। अब पूछा है अगले पार्ट में, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू वोल्टेजेस अवेलेबल एट द स्लिप रिंग। देखो यार, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, डी। -1 आ गया ना, रेशो -1 आ गया, क्योंकि एक स्लिप 0.4 है और एक -0.4 है। एक 0.4 और एक -0.4। अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो भाई। देखो जब कभी आपको एनएस ना दे, जब कभी आपको एनएस ना दे, तो आप एनआर के क्लोजेस्ट पॉसिबल वैल्यू ले लेना। यानी इस केस में आपको फुल लोड स्पीड दे रखी है कितनी, 960 आरपीएम। 960 आरपीएम, इससे सबसे करीब सिंक्रोनस स्पीड कौन सी हो सकती है, क्लोजेस्ट, दैट इज 1000 आरपीएम। इसके क्लोजेस्ट क्या हो सकती है, 1000 आरपीएम। चलो भाई जल्दी से बना दो यार। नील ईएमएफ जो होता है 4.44 FN5 होता है ना मेरे भाई, तो एफ आ जाता है वहां पे। अब रोटर की फ्रीक्वेंसी डालोगे रोटर के ईएमएफ में, अब रोटर की फ्रीक्वेंसी तो एसएफ आएगी। देखें एक बार क्या बोला है, देखो मैंने क्या बोला आपको, एनएस क्या ले लो यहां पे, 1000 आरपीएम बेटा। तो यहां पे पोल्स कितने आ गए, 6। स्लिप फ्रीक्वेंसी तो बेटा एस निकाल लो, एनएस माइनस एनआर बाय एनएस कितना हुआ, 0.04। तो स्लिप फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एसएफ
2 हो गई। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, ये आप जानते हो, दिस इज SNS यानी 40 RPM। स्पीड ऑफ स्टेटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, ये होगी -1000 RPM, क्योंकि देखो स्टेटर की स्पीड तो 0 है और स्टेटर फील्ड की कितनी है 1000, तो 0 - 1000 इज -1000, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं ए निकाल दिए हैं, यानी वो लास्ट स्टेटमेंट सही से पढ़े नहीं। स्टेटर की स्पीड चाहिए भैया स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो स्टेटर की चाहिए तो स्टेटर माइनस मैग्नेटिक फील्ड यानी 0 - 1000। ठीक है, अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो भाई। ये जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंडक्शन मशीन का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक है। ठीक है, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है, अगर समझ जाओगे ना तो पेल दोगे, ऐसा है। A 4-pole 3-phase 50 Hz synchronous machine has its rotor directly coupled to that of a 3-phase slip ring induction motor. Stator of both the machine are connected to the same supply. हमें 150 Hz चाहिए, पोल्स पूछे गए हैं, बहुत इजी है मेरे भाई। जल्दी से बना दो मेरे भाई, मजा आ जाना चाहिए एकदम आंसर में। कम ऑन एवरीबॉडी। चंदन बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहा है आज, मैं देख रहा हूं, मेहनत कर रहा है लड़का। चलो भाई बाकी लोग भी बना दो यार। देखें, देखो यार, जब सिंक्रोनस मशीन इज कपल्ड टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो आप जानते हो कि सिंक्रोनस मशीन का NS कितना होता है। (1500 RPM) और ये इसी स्पीड पे घूमती है। सिंक्रोनस मशीन ऑलवेज रोटेट्स एट दिस स्पीड। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि आपका जो रोटर स्पीड आएगा ना इंडक्शन मोटर का, वो भी इतना ही आ जाएगा। अब यार ये देखो, रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 150 दी है ना, जो कि होती है SF, तो यहां से S निकाल दोगे ना, +-3। अब भाई रोटर की स्पीड पता है, आपको स्लिप पता है, तो आप NS क्या कह सकते हो, NR/1 - S, तो 1 - 3 तो -2 हो जाएगा। ये 2 आ गई। तो यहां से P कितना आ गया, ये हो गया 6000 और 750 के हिसाब से 750 के हिसाब से 8 पे जाएगा ना। ठीक है, मेरे भाई गलत कैसे आ रहा है इतने सारे बच्चों का? मेरा तो डी आया, मेरा तो भाई डी आया, इतने सारे बच्चों ने सी कैसे निकाल दिए 6 और 12? क्या किए हो भाई, क्या किए हो इसके अंदर? 8 और 16 ही तो आ रहा है, मतलब इतने सारे बच्चे गलत कैसे हो गए यार?
मैं तो चंदन की तारीफ कर रहा था कि भाई सबसे पहले लड़के ने आंसर दिया है। चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो जल्दी से। A 3-phase 440 volt 6 pole 50 hertz squirrel cage induction motor is running at a slip of 5%. The speed of stator magnetic field with respect to rotor magnetic field and speed of rotor with respect to stator magnetic field are। चलो भाई जल्दी से बना दो मेरे भाई। कम ऑन एवरीबॉडी। जतिन दोनों की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो दी है यार, देखो ना दोनों की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो दी है। देखें एक बार। अब यार देखो पहले तो स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड ये तो साथ ही में घूमते हैं ना, ये तो हमेशा साथ ही में देखे जाते हैं, रोटेट टुगेदर कहते हैं भाई भाई। तो मेरे भाई इसके अंदर रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, ये आएगी 0। ठीक है, अब स्पीड ऑफ रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये होती है NS1 माइनस S, तो माइनस SNS। अब S कितना है और भाई NS कितना है, ठीक है। तो ये 50 RPM होना चाहिए, 5 की जगह आंसर A आ जाएगा, ठीक है ना। चलें आगे। अब अगले टॉपिक पे आ रहे हैं भाई, इक्विवेलेंट सर्किट कि इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है। अब सबसे पहले रोटर ईएमएफ की बात करते हैं। देखो यार क्या होता है, एट स्टैंड स्टिल NR is 0, स्लिप इज 1। NR 0 होने से स्लिप 1 हो जाती है ना, रोटर फ्रीक्वेंसी इज F। इस केस में रोटर का ईएमएफ क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी F है ना, ठीक है। KW2 जैसे सिंक्रोनस में निकालते थे ना, वाइंडिंग फैक्टर का यूज करोगे KW2। अब अंडर रनिंग कंडीशन स्लिप इज लेस देन 1, ठीक है। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी बनेगी SF, तो अब की बार हम फ्रीक्वेंसी क्या डालेंगे, ये डालेंगे विच इज SE2, ठीक है। तो EMF किससे मल्टीप्लाई हो गया भाई, EMF मल्टीप्लाई हो गया S से, EMF मल्टीप्लाई हो गया मेरे भाई S से। इज दैट क्लियर। अब यार क्या होता है, सिंस रोटर फ्रीक्वेंसी becomes S times रोटर की जो रिएक्टेंस है वो भी तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, रोटर की रिएक्टेंस जो है वो भी तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो मैं कहता हूं therefore reactance also becomes S time।
मैंने शुरू में फेजर में दिखाया था ना रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस भी भाई s टाइम्स हो गया आपका, रिएक्टेंस भी s टाइम्स हो गया। अब रोटर करंट और पावर की बात कर लेते हैं। अब देखो स्टैंड स्टिल पे क्या होगा, E2 यही होगा ना, क्योंकि देखो रोटर शॉर्ट सर्किट है ना, रोटर शॉर्ट सर्किट है, तो रोटर जो शॉर्ट सर्किट है बेटा उसके अंदर बस रोटर की इंपीडेंस से डिवाइड करोगे, रोटर की इंपीडेंस से डिवाइड करोगे। तो मैंने क्या किया है, ईएमएफ बाय इंपीडेंस, ईएमएफ बाय इंपीडेंस। चंदन मैंने जो बिटली वाला लिंक दिया है ना वीडियो के शुरू में, देखो वहां बेटा आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब इतना कुछ मिल जाएगा ना कि कॉलेज में टॉप कर जाओगे गारंटीड, अगर ढंग से पढ़ लिए। ठीक है, ये हो गया। अब बस मैंने क्या कर दिया, ईएमएफ की जगह एस ईएमएफ और x2 की जगह एस x2, ठीक है, एस x2। अब ये हो गया। अब इसी को लिखने का ना मेरे भाई एक तरीका ये भी होता है कि s कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है ना मेरे भाई कि स्लिप ईएमएफ और रिएक्टेंस से हटके बस रेजिस्टेंस में आ जाती है, ठीक है, स्लिप ईएमएफ और रिएक्टेंस से हटके किस में आ जाती है, बस रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो ये फायदा हुआ। लेकिन अब मेरे भाई देखो करंट के दो फॉर्मूले हो गए, दोनों बराबर हैं, चाहे तो आप स्लिप ईएमएफ और एक्स में लो या फिर आर में लो, दोनों फॉर्मूले बराबर हैं। बट बात आती है पावर की। देखो यार, अगर पावर आप ऐसे लेते हो तो यहां पे क्या होगा, cos θ2 क्या होगा, R/Z। देखो एक तरीका तो ये है पावर निकालने का यार, तो देखो ये हो जाएगा ये, कैसे मैंने ऐसा बोला, देखो SE2 का भी स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर रूट वाले का भी स्क्वायर हो गया। देखो करंट में यही तो था, SE2 का स्क्वायर कर दो और नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दो तो करंट का स्क्वायर हो गया। अगर यार पावर ऐसे निकालते, यानी आप करंट का दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करते, फिर cos θ2 भी ये हो जाता, ठीक है। अब यहां से यार ये बन जाता मेरे भाई, अब देखो पावर अलग अलग आ गई, पावर मेरे भाई अलग अलग आ गई, यानी करंट का अगर पहला एक्सप्रेशन यूज करें तो पावर अलग आती है और दूसरा एक्सप्रेशन अगर यूज करें तो बेटा पावर अलग आती है। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए मेरे भाई, सर पावर अलग क्यों आती है, सर पावर अलग क्यों आती है। ध्यान से सुनना, अगर बेटा आपने ईएमएफ और रिएक्टेंस से, ध्यान से सुन लो, ईएमएफ और रिएक्टेंस से स्लिप हटा के रेजिस्टेंस में ले आ दिया, अगर आपने ई और एक्स से स्लिप हटा के आर में ला दिया
तो आपके रोटर की फ्रीक्वेंसी हो गई एफ। सुन लो ध्यान से, अगर आपने स्लिप ईएमएफ और एक्स से हटा के रेजिस्टेंस में ला दिया, यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या मान रहे हो, एफ, जो कि किसकी है, स्टेटर की, यानी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टेटर। अगर आप ईएमएफ और रिएक्टेंस में एस लेके चलते हो, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी है एसएफ, माने फ्रेम ऑफ रेफरेंस है रोटर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा, रोटर। तो आपके बच्चे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, स्टेटर या रोटर। स्टेटर है तो फ्रीक्वेंसी क्या लोगे, एफ, रोटर है तो क्या लोगे, एसएफ। अब अगर स्टेटर से देखें तो रोटर घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन बेटा अगर रोटर पे खड़े होके देखो तो रोटर कभी घूमता नजर नहीं आएगा। यानी जब आप SE2 ले रहे हो, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटर ले रहे हो, तो रोटर घूमता नजर नहीं आएगा। तो इस पावर में रोटर की मैकेनिकल पावर इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज रोटर इज नॉट रोटेटिंग व्हेन वी ऑब्जर्व फ्रॉम द रोटर। जब रोटर को रोटर से देखूं तो बेटा वो घूमता नहीं है, लेकिन जब हमने E2 लिया, यानी हम स्टेटर को लेके चल रहे हैं, स्टेटर से रोटर को देखूं तो पावर ज्यादा आएगी, क्योंकि रोटर घूमता हुआ नजर आएगा। समझ गए? तो देखो स्लिप तो 1 से छोटी होती है ना, तो ये पावर ऑब्वियसली इससे बड़ी है। ये पावर बड़ी है क्योंकि स्लिप से डिवाइड हो रही है। तो पावर बड़ी क्यों है, बिकॉज नाउ यू कैन ऑब्जर्व द रोटर रोटेशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जब जब स्टेटर से देखेंगे तो रोटर में मैकेनिकल पावर भी नजर आएगी, बिकॉज रोटर इज रोटेटिंग। लेकिन जब रोटर से देखोगे तो रोटर में मैकेनिकल पावर नहीं होगी, बिकॉज रोटर सीम्स टू बी स्टेशनरी। तो देखो ये इक्विवेलेंट सर्किट होता है बेटा, जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। बस यहां पे क्या है, देखो ये स्टेटर इंपीडेंस है R1 और X1, फिर ये RC और XM, फिर आपने यहां क्या दिखाया, E2, X2 और R2 बाय S। अब आप कहोगे सर SE2 क्यों नहीं दिखाया? SE2 बेटा क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि SE2 का मतलब होता है रोटर की फ्रीक्वेंसी SF, और अगर आपको एज अ ट्रांसफॉर्मर दिखाना है बेटा तो प्राइमरी और सेकेंडरी की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। समझ गए होगे? प्राइमरी और सेकेंडरी की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी ट्रांसफॉर्मर में आ सकता हूं। तो अगर आपको रोटर की फ्रीक्वेंसी F बनानी है तो बेटा आपको ये स्लिप वाली टर्म रेजिस्टेंस में ले जानी पड़ेगी, ताकि E2 और X2 में फ्रीक्वेंसी क्या है, F आए, SF ना आए। समझ गए? ट्रांसफॉर्मर की खासियत ही है दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। आपको भी वही दिखाना है मेरे भाई, तो आपको रोटर की फ्रीक्वेंसी भी क्या करनी पड़ेगी, F। तो वही मैंने किया है, ठीक है। और यहां जो टर्न्स रेशियो होता है ना मेरे भाई, वो इफेक्टिव टर्न्स होते हैं। ये NE क्या होता है, ये इफेक्टिव टर्न्स होते हैं। सर ये इफेक्टिव टर्न्स क्या चीज है, N इंटू वाइंडिंग फैक्टर, N इंटू KW, ठीक है, दैट इज द इफेक्टिव टर्न्स। समझ गए? अब देखो यार पावर फ्लो कैसे करती है। सबसे पहले बेटा स्टेटर में आती है इनपुट पावर। अब इसमें से हटता है स्टेटर कॉपर लॉस और बेटा स्टेटर का कोर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर का कोर लॉस। जतिन पूछ रहे हैं कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है मेरे भाई, ये वाला। देखो ये जो पावर आती है ना बेटा, ये होती है एयर गैप पावर, यानी स्टेटर पे खड़े होके देखें तो ये पावर स्टेटर से रोटर में जा रही है, और ये होती है बेटा बस रोटर कॉपर लॉस। तो आप अगर ध्यान दोगे मेरे भाई, समझ गए, इसमें अगर S मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो इसका मतलब है S इंटू एयर गैप पावर इज द रोटर कॉपर लॉस। तो देखो सबसे पहले इनपुट पावर आएगी, उसमें से स्टेटर कॉपर और स्टेटर कोर लॉस चले जाएंगे। अब जब स्टेटर में आपने सप्लाई से पावर दी, फिर स्टेटर में कुछ लॉसेस हुए, बची हुई पावर जाएगी स्टेटर से रोटर एयर गैप होते हुए, ठीक है। बची हुई पावर कहां जाएगी, स्टेटर से रोटर, बीच में क्या क्रॉस करके, एयर गैप।
इसीलिए इस पावर को कहते हैं भैया एयर गैप पावर। एयर गैप पावर, ये एयर गैप को पार करते हुए जाती है स्टेटर से रोटर। अब भैया ये रोटर कॉपर लॉस आ जाते हैं, रोटर में पहुंची तो रोटर कॉपर लॉस आ गया, ये होता है S इंटू पी ए जी, S इंटू पी ए जी। ठीक है, बची हुई पावर होती है P कन्वर्टेड, इसको आप बोल सकते हो डेवलप्ड पावर, यानी ये पावर मैकेनिकल डोमेन में जाएगी, तो ये होती है पी ए जी 1 माइनस एस, पी ए जी 1 माइनस एस। ठीक है, अब इसमें देखो फ्रिक्शन, विंडेज और स्ट्रे लॉसेस हटा के क्या मिलेगा, दिस इज द शाफ्ट पावर। समझ गए, शाफ्ट पावर। तो जो एयर गैप पावर आती है ना यार, वो दो हिस्सों में बट जाती है। ये जो रोटर कॉपर लॉस है ये तो इलेक्ट्रिकल पार्ट है। देखो ये जो एयर गैप पावर आई ना, इसमें से कुछ पावर इलेक्ट्रिकल में चली गई और कुछ पावर मैकेनिकल में। ठीक है, तो एयर गैप पावर कौन सी पावर है भाई, जो स्टेटर से रोटर ट्रैवल कर रही है इंडक्शन के माध्यम से एयर गैप को पार करते हुए। इसमें से कुछ पावर इलेक्ट्रिकल में जाएगी जो एसपीजी है, और कुछ पावर मैकेनिकल में जाएगी जिसे हमने बोला मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। अब देखो इस पे सवाल देखते हैं, ये वाला मैं कराता हूं। A 3-phase delta connected 4-pole 50 Hz induction motor has a stator resistance, ठीक है, लाइन करंट, स्टेटर इनपुट दे रखा है, फाइंड इंटरनल टॉर्क। टॉर्क बोला है, देखो डेवलप्ड टॉर्क ध्यान से समझना, इट इज डेवलप्ड पावर बाय रोटर स्पीड। डेवलप्ड पावर बेटा अभी आपने बोला पीजी 1 माइनस एस, और बेटा रोटर स्पीड तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ओमेगा एस 1 माइनस एस, तो पीजी बाय ओमेगा एस। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या है, डेल्टा कनेक्टेड मोटर है और लाइन करंट है 20 एम्पियर। तो मैं कहता हूं इनपुट पावर कितनी है, इनपुट पावर 4000 दे रखी है ना, इतना दिमाग ही नहीं लगाना, क्या दे रखी है 4000। अब इसने बोला है भैया स्टेटर कोर लॉस इग्नोर कर दो, तो मैं कहता हूं मेरे भाई एयर गैप पावर वो है जो इनपुट पे आई है माइनस कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कितना है भाई, ये आप कहोगे सर 20/√3 क्यों कर दिया, बेटा इसलिए कर दिया, ये डेल्टा है, डेल्टा में फेज करंट लाइन बाय √3 होता है, 400 × 4 160। अब देखो यार टॉर्क निकालना है बहुत आसान, टॉर्क निकालना है बहुत आसान, ओमेगा एस क्या होगा 2π/60, और सीधा ऐसे रख लो ना, नहीं तो देखो एक तरीका बताता हूं शॉर्टकट, ये 2π/60 से ना जाया करो, 2/p × 2πf। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 3840/50 पाई, 3840/50 पाई कितना आ रहा है, मुझे शशांक ने बताया 24.45 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ गए किस तरह से करना है क्वेश्चन को। अगला ट्राई कर दो इसी बात पे भाई, अगला ट्राई कर दो जल्दी से, बना दोगे यार, बहुत इजीली बना दोगे। चलो मैं सबसे सही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार, चलो बनाओ। पावर फ्लो समझ आ गया ना, पहले स्टेटर में पावर आती है, फिर स्टेटर में लॉसेस होते हैं कोर और कॉपर, फिर वो पावर ट्रैवल करके एयर के थ्रू किस में जाती है, रोटर में जाती है, फिर रोटर में अपने खुद का लॉस होता है रोटर कॉपर लॉस, बची हुई पावर मैकेनिकल में, वहां आ जाते हैं फिर फ्रिक्शन विंडेज लॉस। इस टाइप से पावर का फ्लो देखा जाता है। चलो अब ये बना दो जल्दी से,
और कल के लेक्चर में ना टॉर्क वाला पोर्शन कवर कर दूंगा यार तुम्हारा, टॉर्क के अलावा स्टेबिलिटी वाला पोर्शन और टेस्टिंग वाला, नो लोड और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ये सब खींच दूंगा। फिर बचेगा क्या, स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल और ये क्रॉलिंग रोलिंग बचेगा, है ना। तो 2 लेक्चर और लगेंगे इसके बाद, उसमें हम अपना मशीन का गेट सिलेबस पूरा वाइंड अप कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो जब चाहो तब रिवाइज कर सकते हो यार, नवंबर में मशीन का सिलेबस खत्म हो जाएगा, दिसंबर जनवरी जब टाइम लगे, 27-28 घंटे का कोर्स है हमारा। 27-28 घंटे अगर आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे भी देखते हो तो 5 दिन में निपटा सकते हो इजीली। 5 या मैक्स टू मैक्स 6 लगा देना, है ना। कभी भी 5-6 दिन दोगे पूरा मशीन बकअप कर जाओगे। नहीं तो जो नोट्स देता हूं नोट्स से रिवाइज कर लेना। अब कहोगे सर आप नोट्स तो देते नहीं हो, बस कहते ही कहते हो, तो मेरे भाई संडे दे देंगे, काहे टेंशन लेते हो, ठीक है। कल का लेक्चर और हो जाने तो एक बार दे दूंगा, क्योंकि अगर आज दे दिया ना फिर कल नहीं दूंगा, रोज रोज नहीं हो पाता यार। देखें भाई एक बार, देखो मेरे भाई, इनपुट पावर दी है 35 किलोवाट, स्पीड दी है 890 आरपीएम, सिंक्रोनस स्पीड क्या लोगे, इसके क्लोजेस्ट 1000 आरपीएम ही आती है 50 हर्ट्ज पे। तो स्लिप क्या हो गई 0.11। अब क्या बोला है, स्टेटर के लॉस है 1 किलोवाट, तो एयर गैप पावर इज इनपुट पावर माइनस स्टेटर लॉसेस, 35 माइनस 1 34 किलोवाट। अब पूछा है शाफ्ट टॉर्क और एफिशिएंसी। अब बेटा देखो डेवलप्ड पावर कितनी होती है, आप जानते हो एयर गैप पावर इंटू 1 माइनस एस। तो मेरा कोई बच्चा मुझे बताएगा कितनी आ रही है डेवलप्ड पावर, कोई मेरा भाई ये बताएगा कितनी आ रही है डेवलप्ड पावर। अर्पण मैंने आपको बताया था ना बेटा, जो क्लोजेस्ट स्पीड होती है ना पॉसिबल, उस अनुसार एनएस ले लेते हैं। जैसे 890 है तो उसके पास एक ही सिंक्रोनस स्पीड लाई करती है 1000 आरपीएम, ना तो 1200 ले सकते ना तो 1500, बहुत दूर हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ 30.26। अब देखो यहां से शाफ्ट पावर निकाल दोगे कैसे, डेवलप्ड पावर माइनस फ्रिक्शन प्लस विंडेज। फ्रिक्शन विंडेज कितना है 1.6, (26.28.66). अब यहां से एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जरा एफिशिएंसी बता दो मेरे भाई। और इतने आधे बच्चे एफिशिएंसी निकालते हैं और आधे शाफ्ट टॉर्क। इसी तरह से मिल बांट के काम होता है, बट ऐसे मिल बांट के ना पेपर नहीं होगा, अभी के लिए ठीक है, ठीक है। जरा बताओ कितनी आ रही है एफिशिएंसी, 81.88। एक बार कैलकुलेट करके बताओ। राम नारायण और चंदन और ये सभी बता रहे हैं 81.88। और टॉर्क कितना आ रहा है, टॉर्क भी बता दो मेरे भाई जल्दी से, टॉर्क कितना आ रहा है। कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज द टॉर्क। ये कौन है 61.88 वाला, लग रहा है गलत टाइप कर दिया है, 307.5। ठीक है भाई, चलो समझ गए ना कैसे बनाना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, आज का आखिरी क्वेश्चन है, बना दो यार। आखिरी क्वेश्चन बना दोगे ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा जाते जाते कि चलो लास्ट क्वेश्चन करके निकले, आखिरी पड़ाव है। और अभी देखो 7:30 बजे मेरा स्पेशल क्लास में मोटिवेशनल सेशन है, तो आप लोग आ सकते हो आना चाहो तो। और कल सुबह 9 बजे
मैं आपको फिर से कोर के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कल सुबह 9 बजे, और दूसरा सेशन है कल सुबह 10:30 बजे। ठीक है भाई, कल का दिन भी काफी हेक्टिक होने वाला है यार। मेरी 4 फ्री क्लास कल भी हैं और आज भी थी। चलो जल्दी से बना दो। और मैं मंडे से जो है ना प्लस पे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बेटा प्लस ज्वाइन कर लो जल्दी से। कोड आपको मालूम है, अंकित ESE कोड लगाने से आप ज्वाइन कर सकते हो। देखें, देखो 6 पोल मोटर की फुल लोड स्लिप दे रखी है, टॉर्क लॉस्ट इन मैकेनिकल लॉस, स्टेटर लॉस। ठीक है, रोटर ओमिक लॉस की बात कर रहा है, फुल लोड स्लिप की बात हो रही है। एट फुल लोड शाफ्ट पावर इज, जो गिवन पावर है ना उसे आउटपुट लेके चलना। ठीक है, अब इसके बाद आपको स्पीड भी चाहिए होगी। तो देखो स्पीड तो NS आ गया 1000 RPM, NR 1000, (980 RPM। ठीक है, अब ये NR आ गया। अब आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, शाफ्ट पावर है, NR है, फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस दिए हैं, नहीं दिए हैं, तो पहले फ्रिक्शन विंडेज लॉस निकाल लो। आपको टॉर्क दे रखा है ना लॉस्ट, इनटू स्पीड कर लो। जल्दी से मुझे ये बता दो ये कितना आ रहा है फ्रिक्शन विंडेज लॉस। जो लॉस टॉर्क होता है ना उसमें स्पीड निकाल दोगे अगर, और स्पीड मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर आ जाएगी। जल्दी बताओ कितना आ रहा है फ्रिक्शन विंडेज लॉस, 2.0525। चलो ये मान लिया। अब यार यहां से ना डेवलप्ड पावर आ जाती है 20। तुम लोगों के आंसर ट्रस्ट करके चल रहा हूं मैं, गलत मत बताना मुझे। अब रोटर कॉपर लॉस पूछा यार, पहले एयर गैप पावर निकाल लो। ठीक है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई बताओ जल्दी से। ये कितना आ रहा है एयर गैप पावर, बताओ मेरे भाई एयर गैप पावर कितना बनेगा। कम ऑन एवरीबॉडी, 22.502। अब यहां से देखो रोटर कॉपर लॉस आ गया ना, कितना हो गया ये 0.88, 0.89 नहीं 0.49। ये हो गया ना 0.45। ठीक है, अब मोटर इनपुट ये होगा 22.502 प्लस जो पावर स्टेटर में लॉस हुई 900। और मेरे भाई जब स्टेटर का इनपुट पूछा ही है तो इसको इनपुट पावर क्यों मानोगे। अब एफिशिएंसी आउटपुट दिया था, और देखो जब समझना है ना गिवन पावर आउटपुट है या इनपुट तो आउटपुट मान लेना। ये बताओ कितना आ रहा है भाई, एफिशिएंसी कितनी बन रही है, कितना % एफिशिएंसी है भाई 85.46।
समझ गए ये एफिशिएंसी वाले सवाल कैसे बनाने हैं? सी, आंसर विल बी सी। ठीक है ना? चलो, It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.